हेलो एवरीवन। सो ये आपका हिस्ट्री का सेशन है एंड यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो पंजाब स्पेसिफिक कंटेंट है, क्योंकि अगर आप मेंस के सिलेबस को अच्छे से देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ तक जीएस 1 का पेपर है आपका एंड इनफैक्ट इकोनॉमी का भी पेपर है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही क्लियरली कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी पंजाब स्पेसिफिक कंटेंट। सेकेंडली आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी देखें तो वहां पर भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बार बार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बी इट योर 2015 पेपर, 2018 पेपर और द 2020 पेपर, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट करके जाने हैं, राइट। एंड इसके अलावा मैं मान के चल रही हूँ कि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, अपने प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, एंशिएंट है आपका, मिडीवियल है, उसका बहुत ही स्पेसिफिक पोर्शन आपको कवर करना है। एंड कोशिश करेंगे कि हम वैल्यू एडिशन में आपको आपका जो आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट है, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स जो अपडेटेड पोर्शन है वो प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। और इसी के साथ साथ में आपको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस जो रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन है उसका भी वैल्यू एडिशन मटेरियल पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल जाएगा। सेकेंडली एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न्ड, हम आपको एक वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे और इसी के साथ में आपको करंट अफेयर्स का जो अपडेशन है वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे। एंड देन दिस क्लास मटेरियल एंड क्लास कंटेंट, और इसको आपको जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट में, मिडीवियल में, आर्किटेक्चर में बहुत ही सुपरफिशियल पूछते हैं, आपको उसको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट द सेशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके एंड यस, आज की जो पीपीटी है वो अपलोड हो गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उनको मार्क करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो आप साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो सबसे पहले यहां पर हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ पंजाब, राइट। एंड हिस्ट्री ऑफ पंजाब की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहां पे दो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, उनको कवर करना है। और यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है रंजीत सिंह राइज टू पावर, सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेशंस विद द ब्रिटिश। तो बेसिकली हमें यहां पर देखना है कि किस तरीके से दी फाउंडेशन ऑफ द 6th स्टेट ऑफ पंजाब वाज लेड डाउन एंड यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके से उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, मिलिट्री रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इकोनॉमिक फील्ड में जो स्टेप्स लिए गए, दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग 6th स्टेट ऑफ पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह के किस तरीके के रिलेशंस रहे ब्रिटिश के साथ में, और यहां पर हम बात करेंगे 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर, द ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन द 6th स्टेट ऑफ पंजाब एंड दी ब्रिटिश। इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, यहाँ पे जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब। सेकेंडली यहां पर हम बात करेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, दैट इज इन 1839, किस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो रवैया है टुवर्ड्स द 6th स्टेट ऑफ पंजाब, इट चेंज्ड एंड इट लेड टू बेसिकली द टू एंग्लो-सिख वॉर्स, द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर in 1845-46, which basically made Punjab a vassal state or a puppet of the British. And secondly, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 1848-49 में सेकेंड एंग्लो-सिख वॉर लड़ा गया, जिसके चलते डलहौजी annexed the state of Punjab and added it to the British territories, है ना, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज डायरेक्टली। उसके बाद किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए उसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इज स्पेशल रेफरेंस टू द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंग्लो सिख वॉर्स। तो यहां पर हमें जो एंग्लो सिख वॉर्स हैं उनके क्या कॉजेस रहे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे इसको पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, मैंने 2-3-4 साल के जो पेपर्स देखे है ना, आई गेस 13, 15, 18 एंड 20 का, है ना, उस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इवन इन दी अपकमिंग पंजाब मेंस। तो एटलीस्ट जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सिमरनजीत, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, स्टार्ट करें।
ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि गुरु नानक जी जो हैं उनके द्वारा सिख पंथ की फाउंडेशन को रखा गया। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि सिख का मतलब क्या होता है, सिख का मतलब होता है डिसाइपल, है ना, डिसाइपल। और आप देखेंगे कि गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स हैं, जो हम बेसिकली भक्ति मूवमेंट में पढ़ते भी हैं, तो गुरु नानक जी जो हैं वे बात करते हैं कि वन शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि अगर आप सीखते रहते हैं तो आपका जो विजन है वो ब्रॉड होता है, आप ज़्यादा टॉलरेंट रहते हैं, आप, है ना, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, है ना, एक कम्युनिटेरियन सेंस जो है वो आपके अंदर होना चाहिए, और इसी के साथ में आप म्यूचुअली, है ना, रिस्पेक्टफुल हो दूसरों की तरफ। तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गुरु नानक जी जो हैं वे उस समय का जो हिंदू धर्म है उसको रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे, और वे वहां पर क्या कह रहे थे, वे वहां पर बात कर रहे थे कि भगवान केवल एक है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी पोटेंट, है ना। सो वो सर्वशक्तिशाली है, सर्व अज्ञाता है, उसको सब पता है, एंड वो सब जगह पर विद्यमान है, और इसीलिए वे निर्गुण सेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप यहां पर क्या देखेंगे, वे भगवान के साथ में किसी क्वालिटी या किसी एट्रीब्यूट को अटैच नहीं करते हैं। यहां पे गुरु नानक जी जो हैं वे कहते हैं कि भगवान एक है, सब जगह पर विद्यमान है, वो निराकार है ना, ही इज शेपलेस, ही इज टाइमलेस, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनीपोटेंट, एंड ही इज द ओनली रियलिटी। सत श्री अकाल, जो टाइमलेस है, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो ओमनीपोटेंट है, वही सच है। आप देखेंगे कि गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स हैं उन्हें आगे के जो गुरुज हैं वे आगे लेकर गए, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि सिखिज्म वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ सेपरेट रिलीजन। लेकिन गुरु नानक जी जो हैं उनका ऐसा कोई है ना एजेंडा नहीं था कि वो एक सेपरेट रिलीजन को एस्टेब्लिश करें। उन्होंने बेसिकली सिखिज्म को या सिख पंथ जो है उसको एक सेक्ट की तरह एस्टेब्लिश किया था विद इन दी ब्रॉडर हिंदू रिलीजन। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है इट फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स, स्पेसिफिकली, है ना, स्पेसिफिकली आप यहां पर देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। लेकिन इससे भी पहले अगर हम देखें कि मुगल्स और जो सिख हैं उनके बीच में किस तरीके से रिलेशंस बिगड़े, किस तरीके से एक जो है ना हेट्रेड का रिलेशन है वो डेवलप हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, द एंटागोनिज्म बिटवीन द सिख कम्युनिटी एंड द मुगल्स। अगर हम इसकी बात करें, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस की बात करें, टेंशंस की बात करें, तो हम यहां पे देखते हैं इसकी शुरुआत होती है जहांगीर के पीरियड में। हुआ यूं था कि आप देखेंगे कि गुरु अर्जुन देव जी जो हैं, जो 5th गुरु हैं, उनके द्वारा जहांगीर का जो बेटा है खुसरो खान, है ना, द रेबेल सन ऑफ जहांगीर खुसरो खान, उसको शेल्टर दे दिया गया था। और आप देखेंगे अर्जुन देव जी के कई सारे और भी जो स्टेप्स हैं, जिस तरीके से वे सिखिज्म के जो फॉलोवर्स हैं उनसे एक रिलीजियस टेक्स्ट कलेक्ट किया करते थे, उससे भी जहांगीर को इशू था। और आप देखेंगे कि जो सिख गुरुज हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो इनिशियल गुरुज हैं, अगर हम उनकी बात करें, है ना, जो स्टार्टिंग के 4 गुरुज हैं उनके कॉर्डियल रिलेशंस रहे जो आपके मुगल रूलर्स हैं उनके साथ में, चाहे फिर वे बाबर हो गए, है ना, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, इनके साथ में कॉर्डियल रिलेशंस थे। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई जहांगीर के आने के साथ में, और हुआ क्या, आप देखेंगे इधर की तरफ सिखिज्म जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होता चला जा रहा था, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, गुरुज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे गुरु अर्जुन देव जी जो हैं, जब उन्होंने अपने फॉलोवर्स से एक टेक्स्ट कलेक्ट करना शुरू किया तो ही वॉज ट्राइंग टू बिहेव एज अ स्टेट इन द आईज ऑफ एटलीस्ट जहांगीर। नॉट ओनली दिस, हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं ही ऑल्सो प्रोवाइडेड शेल्टर टू द रेबेल सन ऑफ जहांगीर खुसरो खान। सो जहांगीर बीहेडेड गुरु अर्जुन देव जी, और यहां से आप देखेंगे कि सिख कम्युनिटी एंड मुगल्स के बीच में टेंस रिलेशंस जो हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस जो हैं, उनकी शुरुआत होती है। आप देखेंगे गुरु हरगोविंद जी हैं, गुरु है ना आपके हर राय जी हैं, इनके समय की अगर हम बात करें तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि हरगोविंद जी जो हैं उनके समय से सिख कम्युनिटी एंड मुगल्स के बीच में जो टेंस्ड रिलेशंस थे वे और ज्यादा बढ़ने लगे, एंड इट लेड टू मिलिटराइजेशन ऑफ द सिख कम्युनिटी।
क्योंकि गुरु हरगोविंद जी जो है उन्होंने अपने फॉलोवर्स से कहा कि अगर आपको मुझे कुछ डोनेट करना है तो मुझे अच्छी नस्ल के घोड़े डोनेट कीजिए, है ना, अच्छी ब्रीड के जो हॉर्सेस हैं वे डोनेट कीजिए और इसी के साथ में वेपन्स डोनेट कीजिए। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, जो इनिशियल 4 गुरुज हैं उनके कॉर्डियल रिलेशंस हैं। उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी जो 5th गुरु हैं उनके समय से टेंस रिलेशन शुरू होते हैं बिटवीन द सिख कम्युनिटी एंड द मुगल्स। रीजन क्या है, गुरुज की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, सिखिज्म के फॉलोवर्स बढ़ते चले जा रहे थे और इधर की तरफ गुरु अर्जुन देव जी ने जब टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया अपने फॉलोवर्स से तो ये जहांगीर को जम नहीं रहा था। उधर की तरफ खुसरो खान जो बेसिकली जहांगीर के अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहा था, जहांगीर का बेटा, उसको जब गुरु अर्जुन देव जी ने शेल्टर प्रोवाइड किया तो रिलेशंस और बिगड़ गए और आप देखेंगे जहांगीर बीहेडेड गुरु अर्जुन देव जी और यहां से टेंस रिलेशंस की शुरुआत होती है। गुरु हरगोविंद जी जो 6th गुरु हैं उनके टाइम पे आप क्या देख रहे हैं, मिलिटराइजेशन ऑफ द सिख कम्युनिटी स्टार्टेड। उसके बाद हम देखते हैं गुरु हरराय जी हैं, हरकिशन जी हैं, उनके कॉर्डियल रिलेशंस थे। लेकिन फिर गुरु तेग बहादुर जी के समय हम देखते हैं औरंगजेब की जो नैरो माइंडेडनेस है एज फार एज द रिलीजियस मैटर्स आर कंसर्न्ड, उसके चलते गुरु तेग बहादुर जी वॉज पब्लिकली बीहेडेड, है ना, जहां पर आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा है। और यहां पर आप देखेंगे कि मुगल्स और सिख कम्युनिटी के जो रिलेशन है वे हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनसे औरंगजेब ने बातचीत करने की कोशिश की थी, बट फिर आपको पता है कि जिस तरीके से, है ना, टेंस माहौल डेवलप हुआ, जिस तरीके से रिलेशंस बिगड़े औरंगजेब की नैरो माइंडेडनेस की वजह से और नैरो माइंडेड रिलीजियस पॉलिसी की वजह से, तो ये सब चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि सिखिज्म, अगर हम इस रिलीजन की बात करें तो हम इसके फाउंडर नानक जी को मानते हैं, बट गुरु नानक जी जो हैं वे मेयरली हिंदू रिलीजन में एक रिफॉर्म चाह रहे थे और उन्होंने एक सेक्ट की फाउंडेशन को रखा था विद इन दी हिंदू रिलीजन, जिसे हम सिख पंथ कहते हैं। और सिख का मतलब होता है डिसाइपल, वन शुड बी अ डिसाइपल लाइफ लॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आप सीखते रहेंगे, आप चीजों को देखते रहेंगे, यू विल बिकम ब्रॉड माइंडेड, आपका विजन ब्रॉडन होगा, आप टॉलरेंट होंगे, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इतने बड़े ब्रह्मांड में आप कुछ भी नहीं है ना, इतने बड़े ब्रह्मांड में आप कुछ भी नहीं है। आप हम्बल बनेंगे, आप अपने ईगो को, एंगर को कंट्रोल करेंगे। सो गुरु नानक जी जो है एक कास्ट, है ना, एक कास्टलेस सोसाइटी की फाउंडेशन को रखना चाहते थे, एक इस तरीके के रिलीजन की फाउंडेशन को रखना चाहते थे, या एक इस तरीके का रिलीजन चाह रहे थे जो बेसिकली सिंपल हो, जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ना हो, शो ऑफ ना हो, एक ओमकार सतनाम, जिए का एक दाता, है ना। सो जो नीडी वन से उनकी हेल्प कीजिए, अपने काम को अच्छे से कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं। और इनिशियली हम क्या देखते हैं कि जो सिख गुरुज हैं और मुगल्स हैं, बीट बाबर, बीट हुमायूं, बीट अकबर, इनके कॉर्डियल रिलेशंस हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर सिनेरियो चेंज होता है गुरु अर्जुन देव जी एंड जहांगीर के बीच में जो टेंशन डेवलप हुई उनसे, और गुरु हरगोविंद जी जो 6th गुरु हैं सिखिज्म में, उनके समय से सिख कम्युनिटी का मिलिटराइजेशन शुरू हुआ। बीच में आप देखेंगे गुरु हरराय जी हैं, हरकिशन जी हैं, उनके समय कॉर्डियल रिलेशंस हैं। लेकिन फिर गुरु तेग बहादुर जी को जिस तरीके से पब्लिकली बीहेड किया गया, है ना, बिकॉज ऑफ द नैरो माइंडेडनेस ऑफ औरंगजेब एज फार एज द रिलीजियस मैटर्स आर कंसर्न, दैट लेड टू परपीचुअल टेंशन बिटवीन द सिख कम्युनिटी एंड द मुगल्स, एंड इट कंटिन्यूड। आप यहां पे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो है ना, गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, जो 10th गुरु हैं, लास्ट लिविंग गुरु हैं मेन सिख रिलीजन में, आप देखेंगे कि उनके द्वारा सिख कम्युनिटी का पॉलिटिसाइजेशन किया गया और उनको एक सपना दिखाया गया ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट ऑफ पंजाब। इस सपने को आगे कौन लेके जाएगा? उनके जो डिसाइपल हैं बंदा बहादुर, माधव दास वैरागी। लेकिन आप फिर देखते हैं कि किस तरीके से बंदा बहादुर जो है, ही वॉज ऑल्सो पब्लिकली एक्सिक्यूटेड, और इसी के साथ में जो इंडिपेंडेंट सिख स्टेट का सपना है वो कुछ समय के लिए धरा का धरा रह गया। अब इस सपने को पूरा कौन करेगा? इस सपने को पूरा करेंगे महाराजा रणजीत सिंह।
लेकिन इससे पहले की जो कहानी है उसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना क्लियर है? इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। अब हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पे देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। जहां तक नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज कंसर्न्ड है, जिसमें आपका पंजाब भी आता है, आप देखेंगे इन एरियाज में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। और इसी के साथ में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नादिर शाह का इन्वेजन 1739 एंड बैटल ऑफ करनाल। उसके बाद आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं स्टार्टिंग विद 1748 हमें अब्दाली ट्राइब्समैन जो हैं उनके रिपीटेड इन्वेजन देखने के लिए मिलते हैं, लेड बाय अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली। और सबसे पहले इन इन्वेडर्स को फेस कौन करते थे? पंजाबीज, सिख कम्युनिटी जो है वो इनको फेस करती थी। तो आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि अब सिख कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो गेन कर रही थी कि देखिए मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इन एरियाज में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, ऊपर से इन्वेडर्स यहां पर रेपिटेडली आते रहते हैं और इन इन्वेडर्स को सबसे पहले फेस करते हैं यहां पर जो पंजाबीज हैं, जो सिख कम्युनिटी है वो यहां पे इसको सबसे पहले फेस करती है। तो यहां पर आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि इन्होंने खुद को जो जट्ठाज हैं, है ना, जो बेसिकली बैंड्स हैं, उनमें ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया टू रेजिस्ट द इन्वेडर्स, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, टू सिक्योर देयर असेट्स। धीरे धीरे करके ये जट्ठास जो हैं ये डेवलप हुए 12 मिसल्स में या 12 कॉन्फेडरेसीज में। यानी कि क्या कहा गया कि ये जो पूरा एरिया है जिसको आगे चल करके हम पंजाब कहेंगे, है ना, यूनाइटेड पंजाब की मैं बात कर रही हूं, जहां पे सिख कम्युनिटी जो है वो बहुतायत में थी, एक अच्छा खासा उसका नंबर था। यहां पर क्या किया जाएगा कि जो 12 मिसल्स हैं, ये 12 मिसल्स जो हैं ये स्पेसिफिक टेरिटरी जो है उसकी इंचार्ज रहेंगे, स्पेसिफिक टेरिटरी जो है उसकी इंचार्ज होंगी। यहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहां के लोग जो हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी मिसल यहां पर इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर ये मिसल या कॉन्फेडरेसी यहां के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, एडमिन, है ना, कर रही है, इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल कर रही है, तो पीपल विल बी पेइंग अ टैक्स टू इट, है ना, जिसको कहा जाता है राखी ट्रेडिशन। राखी ट्रेडिशन। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं? हम बात करें 12 मिसल्स की। इनमें एक मिसल थी शुकर चाकिया मिसल, एंड शुकर चाकिया मिसल के जो हेड हैं वे थे रंजीत सिंह के फादर। आप यहां पर क्या देखते हैं? आप यहां पे देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ही वॉज बॉर्न इन 1780। 1792 में जब महाराजा रंजीत सिंह आगे चल के महाराजा हुए, रंजीत सिंह जो हैं वे केवल 12 साल के थे, है ना, ओनली 12 ईयर्स ऑफ एज, तब उनके फादर की डेथ हो गई। एंड इस तरीके से आप देखेंगे शुकर चाकिया मिसल की जो लीडरशिप है, शुकर चाकिया मिसल के हेड का जो रोल है वो आ गया रंजीत सिंह के पास। दिस वॉज इन 1792। सो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, है ना, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टिंग विद द 18th सेंचुरी, है ना। सो औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, और आप देखते हैं इसके बाद में जो मुगल रूलर्स हैं जिन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, और जो वीक रूलर थे, इन जनरल इनकॉम्पिटेंट थे, जिनके समय मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। So, with the death of Aurangzeb in 1707, the disintegration of the Mughal Empire started. Mughal Empire का disintegration that led to political vacuum in the northwestern areas, including in the area dominated by the Sikhs or the area which is known as Punjab, है ना, the area drained by the 5 rivers.
अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 1739 से हमें नॉर्थ वेस्ट से इन्वेशन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले किसका? नादिर शाह का इन्वेशन एंड बैटल ऑफ करनाल। 1748 से ही हम देखते हैं अब्दाली ट्राइब्समैन के रिपीटेड इन्वेशन शुरू हो जाते हैं। और आप यहां पे देखेंगे कि 1748 में ये जो इन्वेशन शुरू हुए, जिसके चलते हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी देखने के लिए मिला 1761 में, ये इन्वेशंस कंटिन्यू रहेंगे टिल द डेथ ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन द लेट 1760s। अब इन इन्वेशंस के चलते सिख कम्युनिटी जो है ना, पंजाब एरिया जो है, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, दे गेन्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। उनको समझ आने लगा कि किस तरीके से उनके लोगों के इंटरेस्ट को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लाइफ को, है ना, उन्हें खुद सिक्योर करना होगा। तो इनिशियली आप यहां पर क्या देखेंगे? इनिशियली आप यहां पे देखेंगे कि जो जट्ठास हैं, जो बैंड्स हैं, इनको फॉर्म किया गया। एंड लेटर ऑन हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पे देखते हैं इन दी 1760s 12 इंडिपेंडेंट मिसल्स और कॉन्फेडरेसीज केम इनटू एक्सिस्टेंस, जिसमें से एक है शुकर चाक्या मिसल। तो आपको ध्यान रखना है, महाराजा रंजीत सिंह वॉज फ्रॉम शुकर चाक्या मिसल। इनके फादर बेसिकली शुकर चाक्या मिसल के हेड थे। 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ, और जब इनका जन्म हुआ आप देखोगे कि पंजाब वाला जो एरिया है, इसमें अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। आप देखेंगे ये मिसल्स जो है ये आपस में भी लड़ती रहती थी, और ये मुगल्स और जो अफगान्स है उनसे भी लड़ रही थी। तो इस सिचुएशन में रंजीत सिंह का जन्म हुआ। 1792 में इनके फादर की डेथ हो गई, और आप देखेंगे इस तरीके से शुकर चाक्या मिसल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आ गई रंजीत सिंह के पास में। अब रंजीत सिंह जो है, जिन्होंने शुरू से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी थी, शुरू से ही इन्होंने वॉरफेयर देखा था, आप देखेंगे ही वॉज हैविंग एक्सेप्शनल मिलिट्री अक्यूमेंट। कहते हैं इनके पास जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, है ना, एंड इनके पास जो मिलिट्री स्किल्स थी, वो एक्सेप्शनल थी। इन्होंने शुकर चाक्या मिसल पे पहले अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट किया, और फिर आप यहां पे देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो आसपास के मिसल्स हैं उनको भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और इन मिसल्स के हेड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया? इनको एडमिनिस्ट्रेशन में की पोजीशंस दी थी। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या देखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं 1792 में ही बिकेम हेड ऑफ द शुकर चाक्या मिसल। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? शुकर चाक्या मिसल पे अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट किया, और उसके बाद में आप देखेंगे ही स्टार्टेड एक्सपांडिंग हिज इन्फ्लुएंस ओवर दी नेबरिंग मिसल्स, और धीरे धीरे करके इनको भी एनेक्स करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से वे एक यूनाइटेड पंजाब की फाउंडेशन को रख रहे थे। यहां पर एक जो मेजर डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है वो था 1799 में लाहौर पर रंजीत सिंह का कंट्रोल एस्टेब्लिश होना। लाहौर को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, अपनी कैपिटल बनाया, और इसी के साथ इन्होंने कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए टू बेसिकली प्रोवाइड मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज इन्फेंट्री एंड कैवेलरी। सो अपने जो सैनिक हैं उनको मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू की, जो मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनसे इक्विप किया, और यहां पर इन्होंने मदद ली यूरोपियंस से, जो फ्रेंच है उनसे। कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बाद एशिया में जो सेकंड बेस्ट आर्मी थी वो थी महाराजा रंजीत सिंह की। सो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ही यंग एज में वे शुकर चाक्या मिसल के हेड बने हैं, मेयरली 12 ईयर्स ऑफ एज। बट हाँ, आप यहां पर क्या देखेंगे, एक्सपोजर बहुत अच्छा था, एंड इसी के साथ में इनके पास जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, इनके पास में जो मिलिट्री अक्यूमेंट है वो अनपैरेलल्ड था, जिसके चलते ही शुकर चाक्या मिसल पे अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट कर पाए, और धीरे धीरे करके आसपास के जो मिसल्स हैं उन पर भी अपने प्रभाव को, अपने इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश किया और इनको अपने कंट्रोल में लिया। धीरे धीरे है ना टेरिटरीज एक्सपांड हो रही हैं। 1799 में लाहौर को कैप्चर किया, लाहौर पे अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया, एंड दिस वाज अ मेजर डेवलपमेंट। अब जो बाकी मिसल्स हैं जो अभी इनके कंट्रोल में नहीं आई थी, उन तक ये मैसेज पहुंच चुका था कि शुकर चाक्या मिसल के जो हेड हैं रंजीत सिंह, ही इज क्वाइट पावरफुल। यहां पर हम क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर उनके पास में जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, है ना, उनके पास जो मिलिट्री अक्यूमेंट था, जो विजन था,
These all came to his aid. अब आगे क्या आप देखते हैं यहां पर, आप यहां पे देखेंगे इन्होंने 1802 में अमृतसर को भी ऑक्यूपाई कर लिया और अमृतसर पर भी कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। कैपिटल कहां पर है? लाहौर में। अब धीरे धीरे महाराजा रंजीत सिंह का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। The areas under his control were expanding rapidly, and obviously this caught the attention of the British East India Company. यहां पर आप क्या देखते हैं? आप यहां पे देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुरुआत में, है ना, शुरुआत के दौर में क्या कर रही थी? शुरुआत के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पंजाब में, है ना, जो ज्योग्राफिकल एरियाज की मैं बात कर रही हूं, तो आप यहां पे देखेंगे यहां पर जो भी रूलर्स हैं उनके साथ में कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हैं उन पर कभी भी फ्रेंच इन्वेशन हो सकता है। और ऐसे में ये जो पंजाब ज्योग्राफिकल एरिया है ये एक बफर एरिया की तरह काम करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं? आप यहां पे देखेंगे कि हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक थ्रेट बनी रहती थी कि ईरान या अफगानिस्तान से, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया से फ्रेंच आर्मी जो है या रशियन आर्मी जो है ना, जारिस्ट रशिया का रेजिम जो है वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पर अटैक कर सकता है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि इसके चलते ये चाहते थे कि यहां पर ये जो पंजाब ज्योग्राफिकल एरिया है ये एक बफर एरिया का काम करे, क्योंकि जो भी इन्वेडर आएगा सबसे पहले यहां जाएगा, और इसीलिए कॉर्डियल रिलेशंस में विश्वास करते थे। अब यहां पर 1809 में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। उससे भी पहले यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा। जस्ट अ मिनट, एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहां पर। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि लाहौर को 1799 में कैप्चर कर लिया है, अमृतसर को 1802 में, और अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं? महाराजा रंजीत सिंह बहुत पावरफुल है, ऑलमोस्ट पंजाब के एक सिग्निफिकेंट एरिया पे इनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो चुका है ना। अब ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी भी इन पर नजर है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाकर रख रही है, और उसके पीछे का रीजन क्या है कि पंजाब जो ज्योग्राफिकल एरिया, इट वाज एक्टिंग एज अ बफर रीजन बिटवीन ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरीज और ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड दी एरियाज लाइक अफगानिस्तान, ईरान, जहां से जो फ्रेंच आर्मी है उसका या आप देखेंगे रशियन आर्मी का इन्वेशन हो सकता था। अब यहां पे सिचुएशन चेंज हुई जब ईरान एंड जो इंग्लिश हैं उनके बीच में एक ट्रीटी हो गई। तो आप क्या देखेंगे? एंग्लो ईरान ट्रीटी जो हुई उसके चलते उनको एक गारंटी तो मिल गई कि ईरान के वाया फ्रेंच आर्मी जो है वो अटैक नहीं करेगी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पर। तो अब उन्होंने अपना थोड़ा असली रूप दिखाना शुरू किया। आप यहां पर क्या देखेंगे? उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कहा कि आप सतलज के ईस्ट में जो टेरिटरीज हैं वहां से अपनी आर्मी को विड्रॉ कीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? सिस सतलज एरिया। लेट मी शो यू। ठीक है, क्या कहा कि यू विड्रॉ योर आर्मी फ्रॉम द सिस सतलुज एरियाज और द टेरिटरीज ईस्ट ऑफ द रिवर सतलज। तो यहां से अगर सतलज रिवर है तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि आप अपनी आर्मी को विड्रॉ कीजिए, यानी टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द सतलज रिवर विल बिलोंग टू यू। महाराजा रंजीत सिंह जो है न केवल एक अच्छा खासा मिलिट्री अक्यूमेंट रखते थे, एक अच्छे खासे डिप्लोमेट थे। आप देखेंगे ही वॉज क्वाइट pragmatic and practical. He realized that the Britishers are very strong, and he and his army, though his army was being given advanced military training, है ना, was equipped with modern military equipments, was no match to the British East India Company's army. और ये रियलाइज करते हुए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में 1809 में एक ट्रीटी साइन की, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1809 और ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन द 6 स्टेट ऑफ पंजाब एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ध्यान रखना है इस समय मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हम बात कर रहे हैं 1809 की।
ठीक है, ये सब चल रहा है। और 1809 में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप साइन हुई बिटवीन द 6 स्टेट ऑफ पंजाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके चलते रिवर सतलज वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन टेरिटरीज एंड द टेरिटरीज ऑफ द 6 स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये हम यहां पर देख रहे हैं। अब इससे महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने अभी के लिए तो जो प्रॉब्लम थी उसको टाल दिया, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई थी। इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। और आपको पता है पंजाब बहुत ज्यादा फर्टाइल है ना। तो अगर हम यूनाइटेड पंजाब की बात करें, इट वॉज क्वाइट फर्टाइल एंड ऑब्वियस सी बात है इसके चलते यहां से रेवेन्यू भी अच्छा खासा होता था और ब्रिटिशर्स की इस पे नजर थी। अब यहां पर आप क्या देखते हैं, लेकिन इससे महाराजा रंजीत सिंह को एक फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह बाकी जो एरियाज आई कर रहे थे वे उनको कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो फ्रेंडशिप हो गई है। तो अब आप क्या देखोगे, महाराजा रंजीत सिंह को अपने ईस्ट से ज्यादा टेंशन नहीं है, और जो बाकी टेरिटरीज वो आई कर रहे थे वे उन टेरिटरीज को अब धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसमें 1818 में मुल्तान को कैप्चर किया गया। 1819 में कश्मीर पर भी महाराजा रंजीत सिंह का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लाहौर है ना 1799, अमृतसर 1802, मुल्तान 1818 एंड कश्मीर 1819। इस पूरे एंटायर एरिया पे महाराजा रंजीत सिंह का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया है और एक स्ट्रॉन्ग सिख स्टेट की फाउंडेशन को रखा जा चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप या ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो चुकी है, जिसको मिंटो मेटकाफ ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। मेटकाफ ने साइन की थी ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये ट्रीटी विद महाराजा रंजीत सिंह। तो ये सब हमें यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए टू बेसिकली मेक दिस स्टेट अ पावरफुल स्टेट। और ऑब्वियस सी बात है यहां पे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे है ना, टुवर्ड्स पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। यहां पे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे इकोनॉमिक डायरेक्शन में है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे, करेंसी रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स की फील्ड में कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे एंड ऑब्वियसली आप यहां पे देखेंगे मिलिट्री रिफॉर्म्स, जिसके चलते एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फाउंडेशन को रखा जा सकेगा। अगर हम इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें, जिसकी मैं ऑलरेडी आपसे बात भी कर चुकी हूं, तो आप यहां पर क्या देखेंगे, इन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी इन्फेंट्री को, कैवेलरी को मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट से इक्विप किया था और इनको जो यूरोपियन ऑफिसर्स हैं उनसे ट्रेनिंग दिलवाई थी। और इसीलिए कहा जाता है कि द सिख आर्मी वॉज द सोर्स ऑफ प्राइड ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। सेकेंड बेस्ट आर्मी in entire Asia after the army of the East India Company। इतना क्लियर है? Is this much clear to everyone कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ पंजाब की फाउंडेशन को रखा गया? तो हमने देखा कि किस तरीके से सिखिज्म फर्स्ट डेवलप्ड एज अ सेक्ट विद इन द ब्रॉडर हिंदू रिलीजन। एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। गुरु नानक जी की टीचिंग्स की हमने बात की। हमने देखा किस तरीके से सिख गुरुज एंड मुगल्स के बीच में इनिशियली कॉर्डियल रिलेशंस हैं। हमें पता होना चाहिए कि गुरु नानक जी जो हैं वे बाबर के कॉन्टेम्पररी थे और बाबर वो हिंदुस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है उससे पहले एक बार गुरु नानक जी से मिला था और उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था। और आप यहां पे देखेंगे इनिशियल गुरुज के अच्छे खासे कॉर्डियल रिलेशंस हैं, है ना, चाहे रामदास जी हो गए, अमरदास जी होंगे, सबके अच्छे रिलेशंस हैं। सिचुएशन किस तरीके से टेंस हुई बिटवीन द सिख कम्युनिटी एंड द मुगल्स? यहां पर हम देखते हैं इट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, सिखिज्म के फॉलोवर्स बढ़ रहे थे और हम यहां पर क्या देखेंगे कि जहांगीर जो है वो इसको देख करके बहुत ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ अर्जुन देव जी ने अपने फॉलोवर्स से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। सो ही वॉज बेसिकली बिहेविंग एज स्टेट और ये जहांगीर को ना गवारा था। दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। और फिर आप देखेंगे ही प्रोवाइडेड शेल्टर टू द रेबल सन ऑफ जहांगीर, खुसरो खान।
एंड दैट लेड टू beheading ऑफ द गुरु। और ये जहांगीर की नैरो माइंडेडनेस को दिखाते हैं, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया हैं एंड अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके भी रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया, क्योंकि भले ही अनपढ़ था लेकिन मेच्योर था। लेकिन यहां पे जहांगीर ने अपनी इमेच्योरिटी को शो किया। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि सिख कम्युनिटी एंड मुगल्स के बीच में टेंस रिलेशंस की स्टार्टिंग होती है। हरगोविंद जी के समय सिख कम्युनिटी का मिलिटराइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अगर आपको मुझे वाकई में कोई डोनेट करना है तो डोनेट गुड क्वालिटी हॉर्सेस और गुड, है ना, गुड ब्रीड हॉर्सेस, और इसी के साथ में वेपन्स। और उसके बाद आप यहां पर क्या देखते हैं, आप यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से गुरु हरराय जी हैं, हरकिशन जी, उनके साथ में, है ना, उनके समय मुगल्स के साथ में कॉर्डियल रिलेशंस हैं। लेकिन फिर औरंगजेब ने जो भूल की, he publicly beheaded Guru Tegh Bahadur Ji. This was basically a result of औरंगजेब्स नैरो माइंडेडनेस, और जिस तरीके से कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उनको फोर्सिबली, है ना, जबरन वहां का जो वजीर है वो इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स कर रहा था, और गुरु तेग बहादुर जी ने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। और उसके बाद आप देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उन्होंने खालसा पंथ की फाउंडेशन को रखा। खालसा मींस प्योर। उन्होंने सिख कम्युनिटी को कहा कि यू आर सिंह, आप सिंह हैं, लायन हैं, फियरलेस। और आप देखिए सिख कम्युनिटी में जिस तरीके से, है ना, केश रखे जाते हैं वो क्या शो करता है कि वी आर सेंटली पीपल। बट अगर आप हमें परेशान करेंगे, अगर आप, है ना, हमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो हम वॉरियर्स हैं। और इसीलिए कृपाण भी रखा जाता है, कड़ा भी रखा जाता है। और आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सिख कम्युनिटी का पॉलिटिसाइजेशन किया गया, और इसी के साथ में उनको एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट का सपना भी दिखाया गया। इस सपने को फुलफिल करने के लिए बंदा बहादुर जो है ना, माधव वैरागी, जो गुरु गोविंद, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी के चीफ डिसाइपल थे, उनके फेवरेट डिसाइपल थे, उनके द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए, बट ही हैड टू फेस द रेथ ऑफ द लेटर मुगल रूलर्स। शायद फिर वो बहादुर शाह हो गया, है ना, या फिर आप यहां पे देख लीजिए जहांदर शाह हो गया, या फारूक सियार हो गया। फाइनली ही वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। और इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सपना दिखाया था सिख कम्युनिटी को, वो कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर जिस तरीके से नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन स्टार्ट हुए, पहला 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन, और उसके बाद में आप देखेंगे रिपीटेड अब्दाली इन्वेजन स्टार्टिंग विद 1748 एंड विल कंटिन्यू इनटू लेट 1760। इसके चलते यहां पर सिख कम्युनिटी ने सबसे पहले जट्ठाज, बैंड्स फॉर्म किए टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, टू सिक्योर देयर असेट्स, देयर लाइफ। क्योंकि इस समय मुगल एम्पायर का भी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। जो सेंट्रल मुगल अथॉरिटी है, इट वॉज वीक, है ना, सेंट्रल मुगल अथॉरिटी वॉज ग्रेजुअली वीकनिंग। जो लेटर मुगल रूलर्स हैं दे वर इनकॉम्पिटेंट, है ना। आप यहां पे देखिए जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, दे वर ऑल पपेट रूलर्स। सो सेंट्रल मुगल अथॉरिटी कमजोर पड़ रही थी, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था, नॉर्थ वेस्ट से रिपीटेड इन्वेजन देखने के लिए मिल रहे थे हमें, पहले पर्शिया से नादिर शाह का, और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं अब्दाली ट्राइब्समैन का। अब ये अहमद शाह अब्दाली की लीडरशिप में अब्दाली ट्राइब्समैन की जो रिपीटेड रेड्स हैं, इनको सबसे पहले किसे फेस करना पड़ता था, सिख कम्युनिटी को, जो पंजाब में लोग रहते हैं इस ज्योग्राफिकल एरिया में, उनको। दैट लेड टू पॉलिटिसाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जट्ठास का फॉर्मेशन, एंड लेटर ऑन दी 12 मिसल्स वर एस्टेब्लिश्ड। हर एक मिसल जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया, स्पेसिफिक एरिया जो है उसके गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वहां के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और बदले में वहां के लोग उसे
टैक्स पे किया करते थे। अब ये मिसल्स जो है इनमें रिलेशंस बहुत कॉर्डियल नहीं थे। आप देखेंगे कि यहां पर भी एक पावर डायनेमिक्स जो है, एक पावर स्ट्रगल जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अमंग द हेड्स ऑफ द डिफरेंट मिसल्स। और उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि इन मिसल्स में से शुक्राचार्य मिसल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आते हैं रणजीत सिंह, जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट 6 स्टेट पंजाब स्टेट की फाउंडेशन को रखा। और यहां पे रणजीत सिंह का जो राइज है उसकी हमने बात की, किस तरीके से उनके फादर शुक्राचार्य मिसल के हेड हैं। 1792 में जब इनके फादर की डेथ हुई, ही वॉज मेयरली 12 ईयर्स ऑफ एज, बट क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी थी, है ना, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया था, वॉरफेयर्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था। इसके चलते आप यहाँ पर क्या देखोगे, इनके पास अच्छी खासी डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो स्किल्स होने चाहिए वो स्किल सेट इनके पास था, एक मिलिट्री अक्यूमेंट था, ही वॉज विजनरी, प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल, जिसके चलते ना केवल इन्होंने बहुत जल्दी जो शुक्राचार्य मिसल है उस पर अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट किया। अब देख लीजिए बहुत कम एज है ना, बल्कि इसी के साथ साथ में आसपास की जो मिसल्स हैं वहां पर भी अपने इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश किया और यहां पर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया। 1799 में लाहौर को कैप्चर करके इसको अपनी एक्सपांडेड टेरिटरीज का कैपिटल बनाया, अपनी मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन की तरफ स्टेप्स लिए, मॉडर्न लाइंस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की, मॉडर्न लाइंस पे इक्विप किया, so much so that his army was the second best in Asia after the army of the East India Company. इसके बाद यह देखते हैं 1802 में अमृतसर को कैप्चर किया और इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट 6 स्टेट की फाउंडेशन को रखा। ऑब्वियसली ही कॉट द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी क्लोज विसिनिटी में किसी भी मेच्योर पावर को, पावरफुल स्टेट को नहीं देखना चाहते थे। और यही रीजन था कि वे मैसूर का जो रूलर है हैदर अली और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, उनके पीछे पड़े हुए थे। और 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद में फाइनली 1799 में हम क्या देखते हैं, मैसूर वॉज अनेक्स्ड एंड मैसूर की कुछ कोर टेरिटरीज के अलावा बाकी टेरिटरीज जो हैं उनको ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में इंक्लूड कर लिया गया था। और जो अब रिमेनिंग टेरिटरीज हैं, है ना, वहां पर आप क्या देखेंगे, जो रूलर है ही वॉज पपेट ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन 1809 तक इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि डायरेक्टली टेरिटरीज को अनेक्स कर लें या कुछ और, कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेंटेन करने की कोशिश की। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इनको एक थ्रेट रहती थी कि ईरान या अफगानिस्तान के वाया फ्रेंच जो हैं वे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पर अटैक कर सकते हैं, और ऐसे में पंजाब जो है वो बफर स्टेट का काम करेगा। लेकिन फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, एंग्लो ईरान ट्रीटी हुई और अब इनको थोड़ी सी एक श्योरिटी मिल गई कि ईरान के वाया फ्रेंच आर्मी जो है वो अटैक नहीं करेगी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पे, और इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह से कहा कि यू विल हैव टू विड्रॉ योर फोर्सेस फ्रॉम द सिस सतलज एरिया, दैट इज द एरिया ईस्ट ऑफ द सतलज रिवर। महाराजा रणजीत सिंह के पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े या चुपचाप विड्रॉ कर लें। महाराजा रणजीत सिंह वॉज प्रैग्मेटिक, ही वॉज प्रैक्टिकल, ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ इमोशंस। तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि एक प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए उन्होंने ब्रिटिशर्स की ये जो बात है इसको मान लिया, एंड दैट लेड टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1809 और ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप 1809 बिटवीन द 6 स्टेट ऑफ पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिश। 1809 से 1839 तक, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ तक, आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पंजाब में अपना जो इंटरेस्ट है उसको साइडलाइन कर दिया था। जैसा मैंने आपसे कहा, पंजाब वॉज अ फर्टाइल प्रोविंस, एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहां से आता था। ब्रिटिशर्स यहां पर
अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और अगर डायरेक्ट कंट्रोल ना हो तो कम से कम यहाँ पे एक पपेट रूलर को बिठाना चाहते थे, ताकि वे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज में जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर एक क्लोज आई रख सके, उनको मॉनिटर कर सके। अब यहां पे 1809 से लेकर के 1839 का जो टाइम पीरियड है, इसको महाराजा रणजीत सिंह ने किस चीज के लिए यूज किया है? अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करने के लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुल्तान को ऑक्यूपाई किया 1818 में, 1819 में कश्मीर को ऑक्यूपाई किया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं अमृतसर, लाहौर, है ना, कश्मीर, मुल्तान, इन सभी टेरिटरीज पे महाराजा रणजीत सिंह का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ स्टेप्स लिए। इसी के साथ साथ में जैसे मैंने आपसे कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के डायरेक्शन में भी स्टेप्स लिए गए। सो ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी, जहां पे जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी स्टेट जो है उसके पास में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बेस होगा, एक अच्छा फाइनेंशियल बेस होगा, तभी आप, है ना, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन को रख सकते हैं। आप वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो अंडरटेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी जो मिलिट्री नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं, है ना। सो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है, वेलफेयर एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के साथ में आपका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। अब इन सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए चाहिए पैसा, और इसीलिए हम कहते हैं फाइनेंसेस आर दी लाइफ ब्लड फॉर एनी स्टेट। तो आप यहां पे देखेंगे कि अपनी जो, है ना, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं, अपनी जो मिलिट्री नीड्स हैं, उनको इफेक्टिवली फुलफिल करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ भी ध्यान दिया। यहां पर आप देखेंगे उनके द्वारा न्यू करेंसी जो है ना, नानकाना कॉइन्स, उनको इशू किया गया। और इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं उस डायरेक्शन में भी स्टेप्स लिए गए, और इनके समय जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होती थी, बट हाँ, उसको टाइमली कलेक्ट किया जाता था, स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी फोकस किया गया, है ना, पंजाब के जो रिवर्स है उनको यूटिलाइज किया गया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और आप देख सकते हैं कि पंजाब स्टेट की जो पोजिशनिंग है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। जो की ट्रेडिंग रूट्स हैं एशिया की, उसकी क्लोज विसिनिटी में। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? आप यहां पर देख रहे हैं कि उनके द्वारा न्यू करेंसी जो है उसको इशू किया गया, उनके द्वारा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसके ऊपर फोकस किया गया, और इस तरीके से उन्होंने अपने फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग किया ताकि वे एफिशिएंटली अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री नीड्स को फुलफिल कर पाए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ पंजाब की फाउंडेशन को रख पाए। महाराजा रणजीत सिंह जो है वे न केवल एक अच्छे डिप्लोमेट, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, बल्कि इसी के साथ साथ में आप देखेंगे वे प्रैग्मेटिक हैं, विजनरी हैं, प्रैक्टिकल हैं, और उनको पता था कि उनके कंट्रोल में जो टेरिटरीज हैं उसमें डाइवर्स सेट ऑफ पॉपुलेशन इज देयर। वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ हिंदूज भी हैं, वहाँ बाकी जो सेक्ट्स हैं, है ना, सिख रिलीजन है उसके लोग भी हैं, और अगर यहाँ पर उनको इस पर्टिकुलर टेरिटरी को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करना है तो उनको जरूरत क्या है? उनको जरूरत थी यहां पर एक रिलीजियसली टॉलरेंट पॉलिसी को फॉलो करने की। महाराजा रणजीत सिंह न केवल रिलीजियसली टॉलरेंट थे, जो कि बहुत ही क्लियर है जिस तरीके से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट होता था। तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ पे जो की पोजीशंस हैं उन पर अपॉइंटमेंट के लिए इंसान के जो स्किल सेट है उसको देखा जाता था, उसके मेरिट को यहाँ पर कंसीडर किया जाता था, रेदर देन वो किस सेक्ट से आता है, किस रिलीजन से आता है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आप यहाँ पे देखेंगे कि, है ना,
ही वॉज रिलीजियसली क्वाइट टॉलरेंट, और ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्रूटमेंट है, जिस तरीके से की स्पेसिफिक पोजीशन पे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, है ना, मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था, उससे क्लियर है। बल्कि साथ ही साथ में आप देखोगे कि उन्होंने पंजाब में पीस मेंटेन करने के लिए भी रिलीजियसली टॉलरेंट पॉलिसी को फॉलो किया, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, है ना, टॉलरेंस पर बेस्ड हो। और ये बेसिकली हमारे जो सिख गुरुज हैं उनकी टीचिंग से भी एस्टेब्लिश होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ये जो टॉपिक है, राइज ऑफ द सिख्स अंडर महाराजा रणजीत सिंह एंड हाउ द फाउंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख स्टेट ऑफ पंजाब वाज लेड डाउन, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है अलोंग विद रिविजन ऑफ द की पॉइंटर्स। अब यहां पे जो सेकेंड पॉइंटर आता है वो आता है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सिख राइज, है ना, डिक्लाइन ऑफ द मुगल अथॉरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, वीक सेंट्रल अथॉरिटी, वीकनिंग इकोनॉमिक बेस ऑफ द मुगल्स। उसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की लीडरशिप, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी आप बात कर सकते हैं। जो मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, मिलिटराइज, है ना, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है पंजाब में, वो। इसी के साथ में आप देखेंगे पंजाब फर्टाइल प्रोविंस है, तो एक अच्छा खासा इकोनॉमिक बेस भी है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, पॉलिटिकल वैक्यूम, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का रोल, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी क्वालिटीज, उन्होंने किस तरीके से सिक्स स्टेट की फाउंडेशन को रखा, किस तरीके से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसी के साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस का होना, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड डिप्लोमेसी। यहां पर आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप ऑफ 1809 बिटवीन द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब और महाराजा रणजीत सिंह एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो दीज वर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहां पे जो सेकेंड पॉइंटर है वो आता है महाराजा रणजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिलेशंस हैं। तो मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से 1808 से पहले अगर हम यहां पर देखें तो ब्रिटिश अथॉरिटीज जो हैं they were in favor of maintaining cordial relations, closer contact with the ruler of Lahore और महाराजा रंजीत सिंह, है ना। क्यों? उसके पीछे का रीजन है, इनको डर लगता था कि कभी भी नेपोलियन की लीडरशिप में जो फ्रेंच आर्मी है वो ईरान या अफगानिस्तान के वाया ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पे अटैक कर सकती है, और यहां पे पंजाब जो है वो एक बफर स्टेट का काम करेगा। लेकिन फिर एंग्लो ईरान ट्रीटी हुई, जिससे ब्रिटिशर्स का जो फियर है कि ईरान के वाया ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज पे फ्रेंच अटैक कर सकते हैं वो कम हुआ। और फिर बिकॉज दे वर ऑलरेडी आइंग दी फर्टाइल एरियाज ऑफ पंजाब, यहां पर सबसे पहला डेवलपमेंट क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह से कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करो, यानी कि अब सतलज रिवर जो है वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड जो स्टेट ऑफ पंजाब है उसकी बाउंड्री को फॉर्म करेगी। So the territories west of Satluj belonged to Maharaja Ranjit Singh and east of Satluj were now under the control of the East India Company. महाराजा रंजीत सिंह प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। अब इससे महाराजा रंजीत सिंह का क्या फायदा हुआ, महाराजा रंजीत सिंह बाकी एरियाज जो वो आई कर रहे थे जैसे कि मुल्तान है, कश्मीर है, इनको ऑक्यूपाई करने में सक्सेसफुल रहे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फाउंडेशन को रखने में सक्सेसफुल रहे। अदरवाइज इट वुड है ना, इट वुड हैव लेड टू इंस्टेबिलिटी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो बहुत पावरफुल थी, दो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी भी बहुत पावरफुल है ना, मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, बट स्टिल इट वाज नो मैच टू दी आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बीट इन साइज और बीट इन कैपेसिटी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया एंड ही चोज पीस विद द ब्रिटिश। उन्होंने एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक साउंड इकोनॉमिक बेस की फाउंडेशन को रखा, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया, है ना, ये सब चल रहा है। बट इससे लॉस क्या हुआ,
अभी के लिए तो प्रॉब्लम टल गई, बट आप यहां पर क्या देखोगे कि पंजाब की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ब्रिटिशर्स के लिए उसका जो इंपॉर्टेंस है, इस एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना, यहां पे पपेट रूलर को बनाए रखना, या इन टेरिटरीज को डायरेक्टली ऑक्यूपाई करना। तो ब्रिटिशर्स का यहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है एंड इसी के साथ साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, वो अभी भी था। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद में पंजाब में जो इंस्टेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी, उसका फायदा उठाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इन एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। यानी महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी ये प्रॉब्लम जो है ये अपने सक्सेसर्स के लिए छोड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती का हाथ मिला करके क्या फायदा हुआ उनको, दोस्ती का हाथ बढ़ा करके क्या फायदा हुआ? तो आप यहां पे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पावरफुल फोर्स है इस समय, वो महाराजा रंजीत सिंह की दोस्त है, जिससे ऑब्वियसली महाराजा रंजीत सिंह का एक रुतबा था, एक प्रेस्टीज थी, है ना, उन्हें एक पावरफुल फिगर की तरह देखा जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सतलज के ईस्ट की जो टेरिटरीज है वे मिल गई थी। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि 1839 से 1842 इस बीच जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ा गया था, इससे पहले एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, आप बता सकते हैं? एनीवन गाइस? 1839 1842 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, द ब्रिटिशर्स सफर्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, अ डिजास्टर्स डिफीट इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, 1836 में नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और ये थे ऑकलैंड, ये थे ऑकलैंड। तो हम क्या देख रहे हैं, 1809 से महाराजा रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, महाराजा रंजीत सिंह जो भी पूरा टाइम है उसको यूज कर रहे हैं टेरिटरीज को एक्वायर करने पे, कंसोलिडेशन पे, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस की फाउंडेशन को रखने पे, और साथ ही मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फाउंडेशन को रख सके। ब्रिटिशर्स का पंजाब में अभी भी इंटरेस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, क्योंकि पंजाब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को रखता था एज फार एज द नॉर्थ, है ना, एज फार एज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वॉज कंसर्न। अगर यहां पे कोई पपेट रूलर हो या डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो, तो अफगानिस्तान या ईरान में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर नजर रखी जा सकती है, या सेंट्रल एशिया में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर नजर रखी जा सकती है ना। कश्मीर भी आ गया था महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में। और आप देखोगे सेंट्रल एशिया से ब्रिटिश जो हैं उनको अब धीरे धीरे जारिस्ट रशिया का थ्रेट महसूस होने लगा था। अब बताती हूं किस तरीके से, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि पहले उनको फ्रेंच जो है उनसे एक थ्रेट थी, राइट। और आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे इसीलिए उन्होंने 1808 तक लाहौर के रूलर के साथ में कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन किए थे, किसी भी तरीके की कोई थ्रेट इशू नहीं की, जबकि उनको पता था कि महाराजा रंजीत सिंह उनके लिए धीरे धीरे एक थ्रेट बन सकते हैं, और वो कभी भी एक मेच्योर पावर को अपनी विसिनिटी में टॉलरेट नहीं करते थे। लेकिन फिर एंग्लो ईरान ट्रीटी हुई और उनको एक श्योरिटी मिली कि ईरान के वाया फ्रेंच आर्मी अटैक नहीं करेगी। उधर हम देखते हैं 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी भी खत्म हो चुकी थी।
अब आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि 1836 की जब हम बात कर रहे हैं, जब ऑकलैंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भारत आए, इस समय सेंट्रल एशिया में द ग्रेट गेम वॉज गोइंग ऑन। क्या था ये ग्रेट गेम, सिंपल भाषा में समझते हैं, है ना। ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया इन दी 1830s, व्हाट वाज दैट? सो हम यहां पर क्या देखते हैं, बेसिकली सेंट्रल एशिया में जो जारिस्ट रशिया हैं, उसका कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ था। और आप देखोगे कि जारिस्ट रशिया का धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान एंड ईरान तक भी पहुंच रहा था।